हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। मैं महेंद्र सिंह शेखावत आपके अपने यूट्यूब चैनल किंग मेकर एजुकेशन से बात कर रहा हूं। और पिछले वीडियो में हमने हिंदी की क्लास को स्टार्ट किया था और हिंदी में वर्णमाला को हमने शुरुआत करी थी। वर्णमाला में हमने सबसे पहले अक्षर, वर्ण और स्वर को पढ़ लिया था। स्वर के सभी भेद को भी हमने पढ़ लिया था। और आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन की। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्यंजन को। सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्यंजन की डेफिनेशन को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्यंजन की। तो वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। या वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं परंतु स्वर की सहायता से लिखे नहीं जाते हैं उन्हें भी हम व्यंजन कह सकते हैं। तो यहाँ पर दो वेराइटीज आपको दिख रही है, तो ये मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं व्यंजन को। सबसे पहले हमारी हेडिंग है वर्णमाला। इसके बाद हम बात करने वाले हैं व्यंजन की। तो वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने का मतलब ये है कि जिन भी वर्ण को हम व्यंजन को हम लिखते हैं उनमें अ शामिल होता है। जैसे हम क लिखते हैं तो इसमें क प्लस अ होता है, बराबर ही हमारा क बनता है। और जो वर्ण या जो स्वर या सॉरी जो व्यंजन स्वर की सहायता से नहीं बोले या लिखे जाते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो जो व्यंजन स्वर की सहायता से नहीं लिखे जाते हैं उनको हम डायरेक्ट हलंत की सहायता से भी दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यंजन की परिभाषा में कि लेखन में यदि स्वर की सहायता नहीं लेते हैं तो व्यंजन को हम हलंत की सहायता से दर्शाते हैं। और हलंत वाले व्यंजन कौन कौन से हैं तो हम बात करते हैं हलंत वाले व्यंजनों की। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। त वर्ग और प वर्ग, जो ये पांचों वर्ग हैं इनके 25 व्यंजन हैं। इन 25 ही व्यंजनों को हम हलंत वाले व्यंजन कहते हैं मुख्य रूप से। हालांकि हलंत दो वर्गों में व्यंजन के जो हम भेद देखेंगे उसमें 4 भेद देखेंगे, तो अन्य व्यंजनों में भी हमें हलंत देखने को मिलेगा। कुछ व्यंजन ऐसे होंगे जिनमें हमें हलंत देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार हम मुख्य रूप से बात करते हैं तो इन वर्गों में मुख्य रूप से हलंत का प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है यदि हम वर्ण को व्यंजन के रूप में लिखना चाहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि व्यंजन के कितने भेद हैं और वहीं से हम स्टार्ट करते हैं चारों भेदों को। व्यंजन के 4 भेद होते हैं। चारों भेद की हम बात करने वाले हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। तो हम सबसे पहले व्यंजन के भेद की बात करते हैं। भेद की बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन और ऊष्मी व्यंजन, इस प्रकार से व्यंजन के हम 4 प्रकार देखते हैं। थोड़ा ग्राफ बना रहा हूँ तो रफली बन रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, इन सब एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले हम बात करें स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श के शब्द में इसकी डेफिनेशन चुकी है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण जिह्वा के स्पर्श मात्र से हो जाता है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे 25 व्यंजन है स्टार्टिंग में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, क ख ग घ ण हम इनको बोलते हैं। तो जिह्वा हल्की सी मुख में कहीं स्पर्श होती है या कहीं के स्पर्श हुए बिना भी हम इसको आसानी से व्यंजन को बोल सकते हैं। तो स्पर्श व्यंजन, तो ये एक स्पर्श मात्र से कि एक बार हमने क बोला तो जिह्वा एक जगह कहीं पे भी स्पर्श हो जाती है और स्पर्श मात्र से आसानी से बिना घर्षण के, बिना किसी प्रेशर वायु के दबाव के हम जिन व्यंजनों का उच्चारण कर सकते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं। या साधारण भाषा में जिन व्यंजनों का उच्चारण हम आसानी से कर सकते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं। या जिन व्यंजनों का उच्चारण हम स्पर्श मात्र से कर सकते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, पहले स्पर्श व्यंजनों को लिख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे उच्चारण स्थान, ध्वनि का नाम, वर्ण का नाम, वर्ग का नाम और स्पर्श व्यंजन। उच्चारण स्थान, ध्वनि का नाम, उसके बाद
वर्ग का नाम और स्पर्श व्यंजन। वैसे इन तीनों चीज़ों को हम कॉमनली देख सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उच्चारण स्थानों की बात करते हैं, तो उच्चारण स्थान 5 हमारे जो वर्ग हैं, जैसे सबसे पहले हम वर्ग की बात कर लेते हैं। ये क वर्ग है, जो वर्ग है वह व्यंजनों की जो क्रम है, उन क्रम में 5-5 के पेयर है, और पहले पेयर के पहले व्यंजन के नाम पर इन वर्गों का नाम रखा गया है। तो क वर्ग को हम देखते हैं, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वर्ग का नाम व्यंजनों के पहले अक्षर के हिसाब से रख दिया गया है। ध्वनि का नाम हम बात करते हैं, तो जो कंठ से निकलने वाली ध्वनि को हम कंठ कह देंगे। उसके बाद तालु से, जो हमारे गले के अंदर तालु रहता है, उससे जो ध्वनि निकलती है उसे हम तालव्य कह देंगे। मूर्धा द्वारा जो ध्वनि हमारे मुख के अंदर मूर्धा द्वारा जो ध्वनि निकलती है उसे हम मूर्धन्य कह देंगे। उसके बाद दंत या दांत के द्वारा जो ध्वनि निकलती है उसे हम दंत्य कह देंगे। और जो ओठ या होठ के द्वारा ध्वनि निकलती है उसे हम ओष्ठ कह देंगे। तो राइटिंग थोड़ी रफ है, लेकिन आप इन चीज़ को समझिए। उच्चारण स्थान की हम बात करते हैं, जो ध्वनि कंठ के द्वारा निकलती है उसे कंठ कहेंगे, जो तालु के द्वारा निकलती है उसे तालव्य कहेंगे, जो मूर्धा के द्वारा निकलती है उसे मूर्धन्य कहेंगे, जो दांत के द्वारा मतलब वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसे दंत्य कहेंगे, और होठ की सहायता से जो जिह्वा होठ को स्पर्श करके जिन वर्णों का उच्चारण करती है उस हिसाब से हम उसे ओष्ठ कह सकते हैं। उसके बाद ध्वनि के नाम ये हो गए इन्हीं के आधार पर, और वर्गों के नाम हमने व्यंजनों के क्रम के पहले अक्षर को लेकर के इनके नाम दे दिए हैं, जो कि बहुत ही आसान है। और यदि हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की, तो वही बात हो जाएगी वापस। ये तो इनके वर्ग के नाम हो गए हैं। अब 25 व्यंजन होते हैं मुख्य रूप से। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, और 25 ही को आप सब लोग जानते हैं। बहुत आसानी से हम इन सब की डेफिनेशन को भी समझेंगे। पहली बात हम करते हैं क वर्ग की, तो इसमें आता है क, ख, ग, घ और ण। उसके बाद च से च, छ, ज, झ और ण। उसके बाद प, फिर ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद त, थ, द, ध और न। उसके बाद प, फ, ब, भ और म। तो इस प्रकार से ये पूरी एक तालिका बन गई, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, और यहाँ से सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। यदि कंठ वर्णों का आप उच्चारण करते हैं तो वायु मुख से आसानी से बाहर निकल जाती है, और हम इसको आसानी से उच्चारण कर सकते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ण। तो वायु कंठ के माध्यम से हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, जब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं वो कंठ कहलाते हैं। तालु को जो आवाज़ टकरा कर हमारी वायु मुख से बाहर निकलती है उन्हें हम तालव्य व्यंजन कहते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, ण, जो कि गले के अंदर से आवाज़ आ रही है। तो मूर्धन्य जो मूर्धा से टकरा कर ट, ठ, ड, ढ, ण की आवाज़ आ रही है, तो वो मूर्धन्य व्यंजन कहलाएंगे। और जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है, जिह्वा दांत को स्पर्श करके वायु के माध्यम से जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है उन्हें हम दंत्य कहते हैं। दंत्य में त, थ, द, ध और न आएगा। उसके बाद हम बात करने वाले ओष्ठ। होठ की सहायता से जिन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है उन्हें हम ओष्ठ कहते हैं। तो आसानी से ये सारी चीज़ें आपको याद रही होंगी। मुख्य रूप से एक चीज़ इसमें यह ध्यान रखना है कि उच्चारण स्थान, ध्वनि का नाम, वर्ग का नाम और स्पर्श व्यंजन आप बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। और एक चीज़ और ये है कि आपको डायरेक्ट ये चीज़ याद रखनी है कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, और जैसे आपको पता चलेगा 25 कौन से होते हैं, तो क से लगा करके म तक के स्पर्श व्यंजन होते हैं, और यह कि 25 होते हैं। इसके बाद हम अगले व्यंजनों के 4 भेद हैं। पहला भेद हो चुका है हमारा। दूसरे भेद की हम बात करते हैं व्यंजनों के भेद की, तो हम इसके बाद बात करने वाले अंतस्थ व्यंजन की। ठीक है, दिल का क्या करें साहिब, हम तो तुम पे मरते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अंतस्थ के बाद स्पर्श और अंतस्थ। अंतस्थ में हम बात करेंगे
दूसरा नंबर है व्यंजनों के भेद का अंतः स्थ अंतःस्थ की डेफिनेशन ये है कि जिह्वा का मुख में कहीं पर भी पूर्ण रूप से, अंतःस्थ मतलब अंदर ही घूमना, जिह्वा मुख में पूर्ण रूप से कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती है, जिनका उच्चारण आसानी से किया जा सकता है, वायु मुख में घुमड़ घुमड़ या फिर घूम फिर के बाहर निकल जाती है, उन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। बहुत सी आसान सी डेफिनेशन है, अपने ऊपर प्रैक्टिकल इस चीज़ को करके देखना है तो आपको आसानी से और भी समझ आ जाएगा। अंतःस्थ व्यंजन हमको देख लिया था हमने, प फ ब भ म, जो कि उसमें थे हमारे स्पर्श व्यंजन में, और उसके बाद य र ल और व, चार व्यंजन हैं जो कि म के बाद कंटिन्यू हो जाते हैं, य र ल और व, इनको हम अंतःस्थ व्यंजन कहेंगे। य र ल व डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि कहीं भी जिह्वा मुख में स्पर्श नहीं होती है और वायु घूम फिर कर बाहर निकल जाती है, घुमड़ घुमड़ कर बाहर निकल जाती है। डेफिनेशन में बोल रहा हूँ उस पर आप ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि राइटिंग में रफली लिख रहा हूँ तो इसमें आपको सही से चीज़ें समझ नहीं आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं, अंतःस्थ हो गए, उसके बाद हम ऊष्मीय व्यंजन की बात करते हैं, क्योंकि व्यंजन का तीसरा प्रकार है। ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, उसी प्रकार से घर्षण को हम इससे जोड़ सकते हैं, और यही इसकी डेफिनेशन बनती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के अंदर घर्षण करती हुई मुख से बाहर निकलती हैं, उन्हें ही हम ऊष्मीय व्यंजन कहेंगे। ऊष्मा उत्पन्न कहाँ से होगी? जब घर्षण होगा। तो सीधी सी बात है कि ऊष्मीय व्यंजन की डेफिनेशन में यही आएगा कि जब मुख के अंदर वायु घर्षण करते हुए बाहर निकलती हैं तो उन्हें हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। ऊष्मीय व्यंजन वही है, वह के बाद शलजम, षटकोण, सफेरा और हलवैया श श स और ह हम देखेंगे। ठीक है, तो बात करें ऊष्मीय व्यंजन की, श श स और ह। जब भी हम व्यंजन को लिखेंगे, व्यंजन के नीचे हमें एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हलंत को हमें लगाना ही है, क्योंकि व्यंजन तभी पूर्ण माना जाएगा जब उसके नीचे हलंत लगा हुआ हो। हलंत हलंत की परिभाषा यही होती है कि हलंत एक आड़ी तिरछी रेखा है जो कि व्याकरण का एक अंग है या व्याकरण का एक चिन्ह है। हलंत को ही, हलंत लगे हुए व्यंजन को ही हम शुद्ध व्यंजन कहते हैं। हलंत का मतलब सिर्फ इतना सा है, मान लो ये ह लिख रहे हैं, इसके नीचे डंडा लगेगा, इसे हलंत कहते हैं, या सिर्फ ये जो है इसे हम हलंत कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ हलंत को। ऊष्मीय व्यंजन ये हो गए हमारे चार, और इनमें वही मुख से वायु घर्षण के द्वारा बाहर निकलती है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है ऊष्मीय व्यंजन की हमारी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं चौथे नंबर पे, ऊष्मीय व्यंजन के बाद में जो हमारा व्यंजन आता है वो होता है संयुक्त व्यंजन। तो दो व्यंजनों के मेल से जो बनने वाला नया व्यंजन होता है उसे ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन बहुत ही आसान है। संयुक्त का अर्थ यही होता है कि दो चीज़ों से मिलकर एक नई चीज़ का निर्माण करना, उसे ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, जो कि व्यंजन का चौथा प्रकार है, संयुक्त व्यंजन। डेफिनेशन वही है, दो व्यंजनों या दो वर्णों के मेल से बनने वाला व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। ठीक, इसकी हम बात करते हैं तो जैसे हम लिखते हैं क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, तो इन चीज़ों में हम क्या लिखते हैं? क्षत्रिय के लिए यहाँ हम बात कर रहे हैं ऊपर संयुक्त व्यंजन की। क्षत्रिय के लिए हम लिखने वाले हैं क, श। त्रिशूल के लिए हम लिखने वाले हैं तर। ज्ञानी के लिए हम लिखें ज और ण। ये है एग्जाम्पल संयुक्त व्यंजन का।
यदि हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, तो दो व्यंजनों से मिलने वाला व्यंजन ही संयुक्त कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम क्षत्रिय लिखते हैं तो इन दोनों वर्णों से मिलकर बनता है या इन दोनों व्यंजनों से मिलकर बनता है। त्रिशूल लिखते हैं तो वह इनसे बनता है। यदि हम जो ज्ञानी वाला उसकी बात करते हैं तो जो वर्णों से मिलकर बनता है। तो इस प्रकार दो से मिलकर एक का बनना ही संयुक्तीकरण कहलाता है। दो व्यंजनों से मिलकर एक नया व्यंजन बनना संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार हमने व्यंजन के जो चार भेद है, इन चारों भेद को आसानी से देख लिया है। आगे हम बात करेंगे कि द्विगुण व्यंजन। एक द्विगुण व्यंजन है जो व्यंजनों के भेद में तो नहीं गिना जाता है, लेकिन अलग से एक भेद होता है व्यंजन का, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो इसका ये है कि यह भाषा और लिपि में स्थान प्राप्त है, लेकिन इस वर्णमाला में नहीं गिना जाता है। जैसे हम देखते हैं द्विगुण व्यंजन की, व्यंजनों के चार ही भेद होते हैं, लेकिन द्विगुण व्यंजन को भाषा और लिपि में स्थान प्राप्त है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। द्विगुण व्यंजन की हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा, एक तो ये ढ और एक ये ढ। इस प्रकार से जो हम देखते हैं ये दोनों हैं द्विगुण व्यंजन। ये ढ तो हम यहाँ देखते हैं क वर्ग में, लेकिन ये जो होता है ये दोनों व्यंजन हैं, इनको भाषा और लिपि में तो स्थान प्राप्त है, ठीक है, लेकिन वर्णमाला में इनको नहीं गिना जाएगा। उसके बाद ये स्वतंत्र व्यंजन भी नहीं है, कुछ विद्वान इन्हें विकसित व्यंजन कहते हैं, आवश्यकता के हिसाब से इनको विकसित किया गया है। तो इस प्रकार से हम द्विगुण व्यंजन को देखते हैं। उसके बाद आगे की बात हम करेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम देखने वाले अयोगवाह को बहुत विस्तृत तरीके से। तो आज के लिए पर्याप्त है।